अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज हमने जो हमारे प्रीवियस जो फैक्टर्स रह गए थे, 6 एसेंशियल फैक्टर्स में से, उनको इंशाल्लाह आज कवर अप करना है। लास्ट टाइम जो हमने फैक्टर्स पढ़े थे उनमें फर्स्ट था ईयर और सेकंड था हमारे पास फूड एंड ड्रिंक। आज जो हमारे पास नेक्स्ट है उसके बाद वो है स्लीप एंड वेकफुलनेस। मतलब कि इसके अंदर हम ओवरऑल जो है बॉडी का स्लीप एंड वेक साइकिल है, उसका उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में गौर करते हैं। स्लीप जो है बेसिकली ये बॉडी के अंदर रतूबत जो है उसको इंक्रीज़ करती है और बॉडी के अंदर हीट जो है उसको इंक्रीज़ करती है। अब ये होता है कि जब नॉर्मली हम कह लें कि वर्क वगैरह कर रहे होते हैं नॉर्मल लाइफस्टाइल में, तो हमारी बॉडी के जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं, मतलब जो हमारी पेरिफेरल पार्ट्स हैं, हमारे हाथ पैर हैं, वहाँ पर जो हीट है या ब्लड का फ्लो है वो कह लें कि ज़्यादा होता है। वो पेरिफेरल पार्ट्स में ब्लड फ्लो ज़्यादा हमें मिलता है। वो इसलिए क्योंकि हमने दिन में काम वगैरह करने होते हैं, चलना होता है, तो इसलिए पेरिफेरल पार्ट्स में कह लें कि ब्लड फ्लो हमें ज़्यादा मिलता है। तो जब हम सोते हैं तो क्योंकि हम एक रेस्ट की स्टेट में चले जाते हैं, हम सुकून वाली स्टेट में चले जाते हैं, तो उस कंडीशन में फिर क्या होता है कि जो पेरिफेरल पार्ट्स हैं या जो आउटर पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के, स्किन के सरफेसेस हैं, वहाँ पर ब्लड फ्लो कम हो जाता है और जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से जब हम सोते हैं तो इंटरनल हीट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और सोने से जो वेटनेस है या रतूबत है हमारी बॉडी में वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। उसके अलावा जो लोग ज़्यादा सोते हैं या जिनको एक्सेसिव स्लीप की बीमारी होती है, उनके अंदर भी हमें यही प्रॉब्लम मिल रहा होता है कि उनकी जिस्म में रतूबत जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद होती है, वेटनेस बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। और जो लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं उनका ये होता है कि उनकी बॉडी में इस हद तक रतूबत इंक्रीज़ कर जाती है कि फिर वो स्टेगनेशन कॉज करने लग पड़ती है, वो थिक फ्लैगम बन जाता है, वो थिक रतूबत बन जाती है। तो एक्सेसिव स्लीप करना, एक्सेसिव रेस्ट करना, ये भी कह लें कि सेहत के लिए एक मुज़र है और उसके लिए कह लें कि इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हमें मिलते हैं। उसके अलावा जब हम जागते हैं, हम मूवमेंट करते हैं, तो जागते वक्त हमारा जो बॉडी का एक्सटर्नल टेम्परेचर है वो कह लें कि ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल टेम्परेचर। जब हम सोते हैं तो हमारे जो डिफरेंट बॉडी के प्रोसेसेस हैं, जिस तरह डाइजेशन है, उसके अलावा रिपेयरिंग का सिस्टम है, ग्रोथ का सिस्टम है, वो एक्टिवेट होता है। और जब हम जागते हैं तब हमारे चलने फिरने वाला सिस्टम, मेटाबॉलिज्म वाला सिस्टम, वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है। तो इसीलिए जब हम सोते हैं तो बॉडी में इंटरनली हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है, एक्सटर्नली कम प्रोड्यूस हो रही होती है। और इसीलिए रात को मोस्टली जो लोग जब सोते हैं तो अपने ऊपर रज़ाई या कंबल या कोई इस तरह का कपड़ा वगैरह लेकर सोते हैं। उसके अलावा जब हम जागते हैं तो बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स में, स्किन पे, पेरिफ्रीज में ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है क्योंकि हमने घूमना फिरना होता है, मूवमेंट करनी होती है। और ये कह लें कि इसकी मेन रीज़न होती है। उसके अलावा इंसोम्निया कह लें कि ऐसी कंडीशन है जो ज़्यादा वेकफुलनेस, ज़्यादा जागने की वजह से होती है। और इंसोम्निया को अगर हम तिब्बी लिहाज से देखें या नेचुरल मेडिसिन के लिहाज से देखें तो कहते ये हैं कि नॉर्मली नींद के टाइम होता ये है कि जो हरारत है वो हमारी बॉडी के अंदर मूव करती है। मगर इंसोम्निया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वेकफुलनेस होती है, मतलब हमारी बॉडी नहीं सो पाती, तो वेकफुलनेस के दौरान हरारत बाहर को मूव करती है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है कि सोने के वक्त जहाँ पर हीट ने हमारी बॉडी के अंदर मूव करना था, वहाँ इंसोम्निया की कंडीशन की वजह से वो हीट जो है वो बाहर को मूव कर रही है। तो ये हीट की एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मूवमेंट या ये मूवमेंट इसकी सही ना होना, ये ख़राबी ऑफ मूवमेंट जो है ये फिर बेचैनी कॉज करती है सोने के दौरान, और इसको हम इंसोम्निया में क्या फिर कहते हैं, शुमार करते हैं। उसके अलावा जो नींद है हमारी वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और जब हमारे पास क्लिनिक पे पेशेंट्स आते हैं हम ये फैक्टर्स उससे पूछते हैं ताकि हमें इसकी मिजाज की तशख़ीस हो सके।
सबसे पहले हम उससे उसका स्लीप टाइम पूछते हैं कि भाई आप किस वक्त सोते हैं। मोस्टली आजकल जो जनरेशन है, जवान जनरेशन है, वो रात के टाइम नहीं सोती है। उनका जो स्लीप आवर्स है वो 3-4 सुबह फजर के टाइम है। उसके बाद वो नैप्स जो हैं वो ज़्यादा लेती हैं और ज़्यादा लंबे नैप्स होते हैं उनके, ख़ास तौर पे जो इवनिंग का टाइम है उस दौरान उनके लंबे लंबे नैप्स होते हैं, मगरिब तक, इवन के कुछ लोग इशा तक भी सोते रहते हैं। उसके अलावा रात को नहाना, ये कह लें कि मामूल है आज की जनरेशन का। जबकि रात को नहाना कह लें सबसे ज़्यादा मुज़र चीज़ों में से एक है, रात को नहाना और खाना खाने के बाद नहाना। ये कह लें कि ऐसी चीज़ें हैं जो जिस्म के ओवरऑल मिजाज को तब्दील कर देती हैं। क्योंकि जब हम रात को नहाते हैं तो दिन का भी एक साइकिल होता है, उस साइकिल के एतबार से दिन के अंदर भी मिजाज चेंज होता रहता है। जैसे सुबह अगर हम देखें तो आहिस्ता आहिस्ता सूरज निकल रहा होता है और इन्वायरमेंट में गर्मी बढ़ रही होती है, और सबसे पीक की गर्मी जो है, सबसे पीक की हीट हमें 12 बजे 1 बजे वाली टाइम पे मिलती है। और जिस तरह सूरज ढलता रहता है तो कोल्डनेस और वेटनेस जो है वो ऐड ऑन होती रहती है इन्वायरमेंट के अंदर। तो रात का टेम्परामेंट वैसे ही हमारे पास कोल्ड एंड मॉइस्ट होता है और कोल्डनेस की तरफ माइल होता है। तो उस कंडीशन में अगर हम नहा रहे हैं, अपने जिस्म को मज़ीद ठंडा कर रहे हैं, तो वो जिस्म के मिजाज को ख़राब कर देता है। तो ये फैक्टर्स जो हैं हम ओवरऑल ये देखते हैं ताकि हम पेशेंट का वो अंदाज़ा लगा सकें उसकी कंडीशन का। उसके अलावा स्लीप क्वांटिटी एंड क्वालिटी ये भी बहुत मैटर करती है। आजकल ये है कि जब लोग सो के उठते हैं तो उनकी शिकायत होती है कि सोने के बाद भी उनको एक थकावट महसूस हो रही है, या सोने के बाद भी जब वो यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, अपने काम करने जाते हैं, तो वहाँ भी उनको बासियाँ वगैरह आ रही होती हैं। तो ये भी कह लें कि ये शो करता है कि जो पेशेंट है वो उसकी एबनॉर्मल स्लीप क्वालिटी है। और वो फिर हम उसकी स्लीप टाइम पे जाएंगे और उसके नैप टाइम पे हम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें देख के हम एक पर्सन के स्लीप और वेकफुलनेस साइकिल देखते हैं, और ये उस शख्स का ओवरऑल मिजाज को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मूवमेंट एंड रेस्ट। स्लीप एंड वेकफुलनेस में हम उसकी स्लीप एंड वेक साइकिल देखते हैं। मूवमेंट एंड रेस्ट में हम उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी देखते हैं कि वो दिन में कितना मूव करता है, आया वो बैठा रहता है, या वो कहीं पे कॉरपोरेट में काम करता है, या कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलता है। ये सारी चीज़ें इसमें देखते हैं। तो फिज़िकल एक्टिविटी जो है, मूवमेंट वगैरह, ये वैसे ही बॉडी में हीट प्रोड्यूस करती है। जैसे सर्दियों में मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं जो मुझे कहते हैं कि मुझे काफ़ी सर्दी लगती है, तो उनको मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप बस सुबह उठ के 15 मिनट वॉक कर लिया करें। तो उस 15 मिनट वॉक करने से उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो जो सर्दी उनमें मौजूद होती है वो नॉर्मलाइज हो जाती है। तो फिज़िकल एक्टिविटी इतना कह लें कि वर्क करती है बॉडी की हीट प्रोड्यूस करने में। जो शख्स जिसकी बॉडी की हीट कम हो उसको फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ हम राग़िब करते हैं ताकि उसकी बॉडी की हीट जो है वो प्रोड्यूस हो सके। उसके अलावा आप लोगों ने ख़ुद भी नोटिस किया होगा कि जब आप कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं, कोई भारी चीज़ पकड़ते हैं या कोई सामान उठा के शिफ्ट करते हैं, तो आपकी बॉडी पे पसीना आ जाता है। तो ये भी इस बात को इंडिकेट करता है कि जब हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं या कोई ऐसे कह लें कि एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी में हीट इंक्रीज़ होती है, और इस हीट को कम करने के लिए हमारी बॉडी जो है फिर वेटनेस रिलीज़ करती है, मतलब कि जो पसीना है वो रिलीज़ करती है, जिससे कि फिर इवेपरेशन से हमारे पास बॉडी में कह लें कि कोल्डनेस प्रोड्यूस होती है, या वो कोल्डनेस वाली सेंसेशन प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह फिज़िकल एक्टिविटी हीट प्रोड्यूस करती है। तो हम जो हमारे पास हमारे पेशेंट्स आते हैं उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी को चेक करते हैं कि उनके दिन में क्या काम है, कितनी दफ़ा वो मूवमेंट करते हैं, और
उसके अलावा उनकी जो डाइट है वो क्या है। इसमें डाइट भी काफ़ी मैटर करती है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो डाइट इतनी अच्छी नहीं खाते मगर उनकी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और उस वजह से उनको फटीग और लेथार्जी वाली शिकायतें आ रही होती हैं, थकावट की शिकायतें आ रही होती हैं। तो ये तीनों फैक्टर्स को, मूवमेंट एंड रेस्ट, स्लीप एंड वेकफुलनेस एंड डाइट, और डाइट एंड वाटर, इन तीनों फैक्टर्स को हम इंटीग्रेट करके मिला के पेशेंट असेसमेंट करते हैं, ताकि उसका जो मिजाज है और उसकी जो लाइफस्टाइल है उसके बारे में हमें एक पूरी कह लें कि एक उसका ओवरव्यू मिल सके। उसके अलावा जो रेस्ट की कंडीशन है ये भी कह लें स्लीप की तरह ही है, कि जिस तरह स्लीप हमारी बॉडी में रतूबत बनाती है, इसी तरह सुकून करना या बॉडी को रेस्ट देना ये भी कोल्डनेस और रतूबत जो है बॉडी में प्रोड्यूस करती है। जैसे आपने देखा होगा जो लोग जिम में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वर्कआउट करते हैं उनकी बॉडी में होता क्या है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और अगर वो बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लें, मतलब एक्सेसिव वर्कआउट कर लें, तो उस एक्सेसिव हीट के प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है कि उनको थकावट महसूस होने लग पड़ती है। और इसीलिए कहते हैं कि जब हम जो लोग जिम जाते हैं उनको कहते हैं कि वो मॉडरेशन में एक्सरसाइज करें, ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज ना करें। ख़ास तौर पे वो लोग, वो जिम गोअर्स जो अभी जिनको जाते हुए 1 महीना या 2 महीने हुए हैं, उनको हमेशा जो जिम प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आप मॉडरेशन में एक्सरसाइज करें, आप एक्सेसिव एक्सरसाइज ना करें। उसकी रीज़न ये है कि जब हम एक्सेसिव एक्सरसाइज करेंगे उससे थकावट होगी, और उससे जो कंसिस्टेंसी है उस बंदे की वो कम होगी, वो थकावट होगी और वो कहेगा यार मैं अभी थका हूँ, 2-3 दिन रुकेगा, जिसकी वजह से वो कंसिस्टेंसी में एक वो मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए फ़िज़िकल एक्टिविटी कम रखते हैं ताकि बॉडी में हीट कम प्रोड्यूस हो। उसके अलावा इसका एक तिब्बी रीज़न भी है। तिब में कहते हैं कि जब हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो बॉडी में, तो वो हीट जो है बॉडी में कह लें कि एक तरह से चीज़ों को डी नेचर करने लग पड़ती है। वो हीट वो उनको तहलील करने लग पड़ती है हीट, जब हीट अपने एक्सेसिव अमाउंट से प्रोड्यूस हो। तो क्योंकि जो जिम गोअर्स हैं वो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उस वजह से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट बजाय उनको एनर्जी देने के, उनके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में, वो उनके मसल्स को और वीक कर देती है। वो हीट जो है उनके अंदर वीकनेस और तहलील होने का कह लें सबब बनती है। उसके अलावा जो जिम जाते हैं लोग या जो वो फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं उनको बाद में जो उनके प्रैक्टिशनर्स होते हैं या उनको जो गाइड करने वाले होते हैं वो उनको रेकमेंड करते हैं कि आप रेस्ट करें। आप मैक्सिमम 8 से 9 घंटा जो है स्लीप को दें, रेस्ट को दें, ताकि आपकी मसल रिकवरी हो सके। तो वो मसल रिकवरी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रेस्ट की कंडीशन में हमारी बॉडी में जो रतूबत है, जो वेटनेस है वो इंक्रीज़ होती है, और रेस्ट की कंडीशन में हमारी बॉडी में रिपेयर सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है। ख़ास तौर पे स्लीप के दौरान हमारा जो रिपेयरिंग सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, जो बॉडी के अंदर रिपेयर करता है डिफरेंट डैमेजेस को, और जो मसल कह लें कि डैमेज हुआ है या फिर उसके अंदर जो माइक्रो टीयर्स पैदा हुए हैं ड्यूरिंग वर्कआउट, उसको हील करने में ये हेल्प करता है। तो इसीलिए रेस्ट जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है तिब्बी लिहाज से भी, अगर हम देखें उन लोगों के लिए जो एक्सेसिव वर्क करते हैं। तो हम ये फ़िज़िकल एक्टिविटी और रेस्ट देखते हैं। इसके बारे में भी हम क्वेश्चंस करते हैं पेशेंट को। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है इमोशंस और ऑर्गन का एक दूसरे के साथ रिलेशन। इमोशंस जो हैं इनकी डिफरेंट डेफिनेशंस हमें मिलती हैं, साइकोलॉजी के लिहाज से अलग डेफिनेशन है, मगर अगर हम नेचुरल मेडिसिन के लिहाज से देखें तो उस ज़माने में कोई सच कोई माइक्रोस्कोप मौजूद नहीं था होता, या ऑब्जर्वेशन के लिए इतनी सारी जो टूल्स हैं जो आज के ज़माने में मौजूद हैं वो नहीं थी होती। तो इसलिए उनकी जो डेफिनेशन ऑफ इमोशंस है वो थोड़ी ब्रॉड है आज के ज़माने के लिहाज से। आज का जो मॉडर्न ज़माना है वो ये कहता है कि इमोशंस दरअसल होते क्या हैं, ये हमारी ब्रेन की कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो भी हम बाहर रिसीव करते हैं
उसके उस परसेप्शन को देख के हमारे इंटरनल जो हमारा ब्रेन है वो उसकी जो न्यूरल एक्टिविटी है वो हमारे पास कह लेंगे इमोशंस के उसको नाम दे देते हैं। मगर इमोशंस जो हैं ये हमारे पास ब्रेन की एक्टिविटी और फिर ब्रेन के बाद जो आगे वो रिस्पॉन्स देता है, जो ऑटोनॉमिक एक्टिवेशन करवाता है या जो वेस्कुलर एक्टिवेशन करवाता है, ये सारे ओवरऑल कह लें कि इमोशन की डोमेन में ही आते हैं। और इमोशन ही ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है, हमारे ब्रेन को। और हमारे ब्रेन के आगे जो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जो ये इमोशन करवा रहा होता है, ये सारे कह लें कि इमोशन की डोमेन में ही आते हैं। मतलब कि जो न्यूरल पार्ट है वो भी इसमें आता है, इसमें वेस्कुलर पार्ट भी आता है, और इसमें ऑटोनॉमिक एक्टिवेशन या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, मतलब सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट, ये भी हमारे पास कह लें कि इमोशन ही एक्टिवेट करता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कोई चीज़ देखी, आपने टीवी पे कोई जूस का ऐड देखा, तो उस जूस के ऐड को आपके आंखों ने सबसे पहले प्रिसीव किया, ठीक है। वो प्रिसेप्शन जो है आपके कह लें कि दिमाग के पास गई, दिमाग में उसकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में डिफरेंट कह लें कि उस पर सोचा गया, उस पर डिफरेंट प्रोसेसेस हुए आपके दिमाग के अंदर, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, टेम्पोरल लोब में, इन सारी जगहों में। उसके बाद फिर जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स के तौर पे आपके जो मुंह है उसके अंदर से जो सिक्रीशंस हैं वो निकली। तो ये ओवरऑल किसकी वजह से ये सारा प्रोसेस हुआ? ये इमोशन की वजह से हुआ। और इमोशन की रिज़ल्ट में हमारे पास अ, ये सारे प्रोसेसेस न्यूरल और उसके अलावा जो आगे इसका जो रिस्पॉन्स है वो पैदा हुआ। तो इमोशन जो है वो तिब्बी लिहाज से इसको बहुत ही ब्रॉड नज़रिए से देखा जाता था कि इमोशन जो है वो सिर्फ एक न्यूरल सिस्टम नहीं है। ये न्यूरल सिस्टम के आगे जो उसका रिस्पॉन्स है वो भी कह लें कि हम इमोशन की डोमेन में ही शामिल करते थे कि ये भी इमोशन के रिज़ल्ट से ही पैदा हुआ है। जैसे अगर हम स्ट्रेस को ले लें, स्ट्रेस के अंदर होता क्या है कि हमने किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारा जो ब्रेन है उसने अपने ऊपर बोझ लिया, उसके ऊपर एक्सेसिवली सोचा, और उसकी वजह से क्या हुआ, स्ट्रेस बिल्टअप हुआ, हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हुआ, जिसकी वजह से वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से क्या हुआ, हमारी जो पेरिफेरल बॉडी पार्ट हैं उनकी वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई। मतलब हमारी जो पेरिफेरल एरियाज़ हैं वहाँ पर ब्लड फ्लो कम गया। और जो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं, मतलब जब वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, स्टमक, जो हमारे पास हमारा हार्ट है, हमारा लीवर है, या हमारे जो मसल्स हैं, उनकी तरफ जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि एक फ़ाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन जो है वो हमारी बॉडी में पैदा होगी इस स्ट्रेस की वजह से और इस सिंपैथेटिक एक्टिवेशन की वजह से। तो क्या हुआ, एक बाहर से हमारी आंखों की परसेप्शन की वजह से या हमारे दिमाग की एक्सेसिव थिंकिंग की वजह से क्या हुआ, एक कंडीशन हमारे पूरी बॉडी में तारी हुई, सिर्फ उस थिंकिंग की वजह से या उस बाहर किसी चीज़ की देखने की वजह से। तो इस तरह जो तिब है उसके अंदर जो इमोशन है उसको इन सारी चीज़ों को इमोशन के कह लें कि डोमेन में या उसके जिन चीज़ों के ऊपर एक्शन है उसमें शुमार किया जाता है। अब अगर हम देखें तो तिब्बी लिहाज से जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर डिफरेंट इमोशंस एक्ट करते हैं। वैसे इमोशन की अगर हम देखें तो हमारे पास 6 इमोशंस पाए जाते हैं। उसमें सबसे पहले है एंगर, उसके बाद शेम है। ये दो इमोशंस हैं जो हम लिवर से रिलेट करते हैं। मतलब कि ये लिवर और एपिथेलियल टिश्यूज़ के कह लें कि एक्टिविटी की वजह से ये दो इमोशंस जनरेट होते हैं। दूसरा हमारे पास है जॉय और फियर। ये कह लें कि हमारे पास आ जाता है, हमारे पास हार्ट में आ जाता है। और फिर नेक्स्ट हमारे पास प्लेजर और ग्रीफ जो है वो आ जाता है
प्लेजर और जो फियर है ये हमारे पास ब्रेन से रिलेटेड है, जॉय और ग्रीफ जो है ये हार्ट से रिलेट करते हैं। तो इस तरह जो आज़ाए रईसा हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर ये हम 6 इमोशंस को रिलेट करते हैं। मतलब कि ये इमोशंस जो हैं इन ऑर्गन्स के अंदर या तो कंट्रैक्शन पैदा करेंगे या एक्सपेंशन पैदा करेंगे, या इनमें हाइपर एक्टिविटी पैदा करेंगे या हाइपो एक्टिविटी पैदा करेंगे। इनके एक्शंस को सुप्रेस करेंगे या इनको एक्टिवेट करेंगे। अगर हम मॉडर्न अप्रोच से देखें तो मॉडर्न अप्रोच भी इस चीज़ को सपोर्ट करती है। मतलब अगर हम सिर्फ ट्रेडिशनल मेडिसिन को ही लेके चलें तो ट्रेडिशनल मेडिसिन में जो ऑर्गन्स हैं उनका इफ़ेक्ट जो इमोशंस पर पड़ता है, या इमोशंस का इफ़ेक्ट जो ऑर्गन्स पर पड़ता है, उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मतलब कि पीछे मैंने एक्सप्लेन किया कि एंगर और शेम जो है ये लीवर से रिलेटेड है। अब एंगर और शेम 2 इमोशंस हैं, ये दोनों इमोशंस डिफरेंट किस्म की हमारे पास कंडीशन जो है हमारी कॉज करेगा ऑर्गन पर। मतलब एंगर जो है वो हमारे जो लीवर है उसको कंट्रैक्ट करेगा, और जो हमारे पास शेम है वो हमारे लिवर को एक्सपेंड करेगा। ये कह लें कि 2 कंडीशंस हैं। अब ये एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन जो है ये बेसिकली फिजियोलॉजी शो कर रहा होता है कि जो एक्सपेंशन है ये शो करता है हमारे पास ओपननेस को, वेजोडाइलेशन को, वार्मथ को, रूह के अंदर आने को, उसके अलावा जो हीट है उसके अंदर आने को शो करता है। कंट्रैक्शन जो है इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, ये टाइटनेस को शो करता है, ये हीट के एक्सपेंड होने को शो करता है, हीट के बाहर जाने को, रूह के बाहर जाने को शो करता है। और ये उस ऑर्गन में कंस्ट्रिक्शन को, कंट्रैक्शन को ये शो करता है। तो ओवरऑल इस तरह कह लें कि ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसको कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन को उन्होंने लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको मॉडर्न लिहाज से देखें तो हमारी जो बॉडी है उसमें 2 सिस्टम्स हैं। एक डोपामीन का सिस्टम है जो हमारी कह लें कि एक तरह से रिवार्ड सिस्टम है, जो हमें किसी भी चीज़ की तरफ माइल करता है, वो करने पर मजबूर करता है, या उस चीज़ की तरफ हम अप्रोच करते हैं क्योंकि हमें एक डोपामीन वहाँ से ड्राइव मिलती है। दूसरा हमारे पास है हमारा जो थ्रेट सिस्टम है, या जिस चीज़ से हम दूर भागते हैं, जिसको हम अवॉइड करते हैं, और वो ड्रिवन होता है हमारे मैगडेला सिस्टम से। ये 2 सिस्टम कहने के मेनली पाए जाते हैं। थर्ड हमारे पास एक और सिस्टम भी पाया जाता है, वो हमारे पास है वेगल सिस्टम, जो कह लें कि एक तरह से सेफ्टी प्रोवाइड करता है, या सेफ्टी वाली कंडीशन में जिसमें इंसान जो है ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहता, या एक ऐसी कंडीशन में ये एक्टिवेट होता है जब हम एक सुरूर वाली कंडीशन में होते हैं, या एक फुलनेस वाली कंडीशन में होते हैं, तब ये सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है। तो ओवरऑल ये 3 सिस्टम जो है हमारे पास मॉडर्न अप्रोच में इमोशंस में पाए जाते हैं, और इसको ये भी हमारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम है कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन उससे काफ़ी रिलेट करता है। कि जो एमेगडेला सिस्टम है वो हमारे पास आ जाता है कंट्रैक्शन में, और जो एक्सपेंशन है वो हमारे पास डोपामीन ड्रिवन कह लें कि सिस्टम में आ जाता है। कि जितने भी हमारे जो रिवार्ड सिस्टम है वो फिर डोपामीन ड्रिवन होते हैं, और उसमें हमारे पास वेज़ोडाइलेशन होती है और एक्सपेंशन होती है। और जो थ्रेट वाला सिस्टम है वो उसमें हमारे पास कह लें कि कंट्रैक्शन होती है, टाइटनेस होती है, और एक तरह से जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो उसमें कंट्रैक्ट करते हैं। ये मैंने इन टर्म्स को जो है वो रिलेट करके भी लिखा हुआ है कि जो कंट्रैक्शन है इसको हम सुप्रेशन भी कहते हैं, अवॉइडेंस भी कहते हैं, थ्रेट सिस्टम भी कहते हैं। जो एक्सपेंशन है उसको हम एक्टिवेशन भी कहते हैं। उसके अलावा इसको रिवार्ड सिस्टम भी बोलते हैं। इसको किसी चीज़ की तरफ अप्रोच करना इसमें भी शामिल किया जाता है। अब ऑर्गन वाइज इसको समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लिवर।
अब लीवर जो है उसके अंदर दो इमोशंस मैंने बताया एक्ट करते हैं, सबसे पहले एंगर और दूसरा हमारे पास है शेम। अब एंगर की कंडीशन में लीवर जो है वो कंट्रैक्ट करता है, और इसकी रीज़न ये है कि जो जब हमारा लीवर कंट्रैक्ट करता है तो लीवर के अंदर जो मौजूद ब्लड है या उसके अंदर जो मौजूद खून है वो बाहर को निकलता है, और उससे फिर हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे हाथ पैर, हमारा मुंह, हमारा ओवरऑल जो बॉडी है वो लाल हो जाता है, हमारे पूरा जिस्म जो है वो उसके अंदर ताकत आ जाती है, और ओवरऑल पूरी बॉडी में रेडनेस मिल जाती है। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि जो हमारा लीवर है वो बहुत ज़्यादा कंट्रैक्ट कर जाता है। एंड अगर हम इसको क्लासिकल लिहाज से देखें या फिर अगर तिब के लिहाज से देखें तो उन्होंने भी यही चीज़ लिखी है कि जो एंगर है उस कंडीशन में जो लीवर है उसके अंदर से जो रूह है या जो नफ्स है उसकी उसकी जो मूवमेंट है वो अचानक बाहर की तरफ होती है। तो जो हमारे पास ब्लड है या जो हमारी रूह है वो अचानक बाहर की तरफ मूव करती है, और उस वजह से जो जज्बा है वो बाहर की तरफ मूव करता है, और वो जो गुस्सा है उसके हमें फीचर्स मिल रहे होते हैं हमारे चेहरे पर, हमारे हाथों पर रेडनेस के फॉर्म पे। उसके अलावा जो गुस्सा है उस कंडीशन में अगर हम देखें तो हमारा जो हार्ट रेट है, हमारा ब्लड प्रेशर है, हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उन सब में कह लें कि ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और उसके पीछे रीज़न ये है कि जो हमारे पास कह लें कि लीवर है वो कंट्रैक्ट करता है, और उस वजह से जो हीट है या जो ब्लड है वो कह लें कि बाहर निकलता है। तो ये हमारे पास कह लें ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन है ऑफ एंगर, कि एंगर का हमारे पास लीवर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। सेकंड हमारे पास है शेम, जो इससे रिलेट करते हैं हम, जो लीवर की एक्सपेंशन से हमारे पास बनता है, जो हमारे पास कह लें कि एक तरह से आफ्टर इफ़ेक्ट है ऑफ गुस्सा या फिर एंगर। जब हम गुस्सा कर लेते हैं, आपने अमूमन देखा भी होगा, जब हम गुस्सा कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे अंदर खुद ब खुद ही एक शर्मिंदगी पैदा हो जाती है कि मैंने गुस्सा करके शायद कुछ गलत कर दिया है या मैंने कुछ गलत अल्फाज बोल दिए हैं। तो ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है जो एंगर के बाद होता है, और जो लीवर के कंट्रैक्शन के बाद होता है, कि जब लीवर कंट्रैक्ट होता है उसके अंदर से डिफरेंट सिक्रीशंस निकलती हैं, डिफरेंट एपिथेलियल सिक्रीशंस निकलती हैं। उसके बाद जब एक्सपेंशन होता है तो ये शेम की कंडीशन जो है वो पैदा होती है। और अगर क्लासिकल लिहाज से देखा जाए तो उन्होंने लिखा हुआ है कि ये तब प्रोड्यूस होती है जब जो हीट है या रूह है वो कह लें कि उसकी जो मूवमेंट है वो उसमें एक तरह से डिसहारमनी पाई जाए। वो रूह जो है वो अ, अ, बहुत जल्दी इनवर्ड मूव करती है एंड बहुत जल्दी आउटवर्ड मूव करती है। मतलब कि एक तरह से जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ रूह है या मूवमेंट ऑफ हीट है, वो प्रॉपर नहीं होती इस कंडीशन में, जिस वजह से कह लें कि ये इमोशन जो है वो कॉज हो रहा होता है। और शेम के अंदर क्या होता है, हमारे जो लीवर है उसके एक्सपेंशन होता है, कि ये हमारा जो गुस्सा है या एंगर है उसके बाद मिलने वाला एक इमोशन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हार्ट। हार्ट में दो इमोशंस हैं हमारे पास, एक है जॉय और दूसरा है हमारे पास सोरो। तो खुशी के मौके पे हमारा जो दिल है वो कह लें कि एक्सपैंड करता है, वो उसके अंदर हमें एक्सपेंशन मिलती है। अब इसकी पीछे जो रीज़न है वो ये है कि जब हमारा दिल एक्सपैंड करता है तब हमारे अंदर कह लें कि खुशी वाली फीलिंग पैदा होती हैं। एक तरह से डोपामीन और सेरोटोनिन लेवल्स हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। और इसकी जो तस्दीक है वो कह लें कि हमें हदीस में भी मिलती है कि मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ज़्यादा हंसने से मतलब जो दिल है वो कह लें कि मुर्दा हो जाता है। तो हंसने हंसने को रिलेट किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल के साथ, कि ये एक दिल का ही इमोशन है।
और अगर ज़्यादा हंसा जाए तो उससे हमारे पास जो दिल है या जो हार्ट है वो मुर्दा हो जाता है। तो इसको हार्ट को रिलेट किया गया था जॉय के इमोशन के साथ। और खुशी के अंदर अगर हम देखें तो हमारी हार्ट की एक्टिविटी है, हमारा हार्ट रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है खुशी के मौके पे। और ओवरऑल जो हमारी बॉडी है उसके अंदर हीट भी इंक्रीज़ हो जाती है। और ये सारे हमें कंडीशंस मिल रही होती हैं। उसके अलावा जो गम की कंडीशन है उसमें क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है कि जब हम गम की कंडीशन में आते हैं तो हमारी जो हार्ट है उसमें कंट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है। मतलब जो हार्ट की एक्टिविटीज़ हैं, मतलब कि हार्ट जो है अब हमने रिलेट किया था जो टिश्यूज़ हैं हमारे पास, मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, हवा के साथ रिलेट किया था, मूवमेंट के साथ इसको रिलेट किया था। तो गम की कंडीशन में जब हमारी बॉडी जाती है तो ओवरऑल जो मूवमेंट है, जो थिंकिंग पावर है, उसके अलावा मूवमेंट है वो हमारी बॉडी की कम हो जाती है। हम सदमे में चले जाते हैं और गम की कंडीशन में इतनी मूवमेंट और इतना सोच जो है हमारी बॉडी में वो नहीं जनरेट हो पाती। इसलिए हम गम की हालत में कुछ भी बोल देते हैं और कुछ भी अल्फाज हमारे मुंह से निकल आते हैं। उसके अलावा गम की कंडीशन में हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो भी कम हो जाता है और हमारी बॉडी में जो ड्राइनेस है वो इंक्रीज़ होने लग पड़ती है। तो जो सोरो है इसलिए हम उसको हार्ट के साथ रिलेट करते हैं कि यह हार्ट के कंट्रैक्शन से कह लें कि पैदा होती है। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेन। तो ब्रेन से हम दो कह लें कि रिलेट करते हैं इमोशंस को। एक हमारे पास फियर और दूसरा हमारे पास है प्लेजर। सबसे पहले प्लेजर को डिस्कस कर लेते हैं। अब प्लेजर जो है इसको हम समझते हैं मॉडर्न, जो हमारे पास कह लें कि मॉडर्न लिहाज से समझते हैं। आजकल हम देखते हैं कि हम जो इंस्टाग्राम वगैरह देखते हैं या डिफरेंट जो शोज़ वगैरह देखते हैं उसमें हमारी स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब वो स्क्रीन टाइम कम होने का रीज़न जो है वो दरअसल यही प्लेजर और ब्रेन एक्सपेंशन सिस्टम है। अब जब हमारे अंदर प्लेजर की फीलिंग आती है तब हमारा ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होता है। मतलब ब्रेन की एक्टिविटीज़ जो हैं वो इम्प्रूव होती हैं। और ब्रेन का एक्टिविटीज़ इम्प्रूव होने से मुराद ये नहीं है कि ब्रेन ज़्यादा अच्छा फंक्शन करता है। इससे मुराद ये है कि ब्रेन के अंदर जो कह लें कि डिफरेंट न्यूरल पाथवेज़ हैं उनके अंदर उनकी एक्साइटमेंट जो है वो ज़्यादा होती है। मतलब जो डोपामिन पाथवेज़ हैं वो ज़्यादा एक्साइट होते हैं और ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ होती है। तो ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ होने की वजह से एक प्लेजर वाली स्टेट जो है वो अचीव होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर ब्रेन की एक्सपेंशन होती है या ब्रेन हाइपर एक्टिव होता है। तो जितना हम ज़्यादा कह लें कि प्लेजर अचीव करेंगे उतना ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ होगा। और इसीलिए इसको मॉडर्न लिहाज से इस तरह रिलेट किया जाता है। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह लें कि ये हदीस में यही फरमाया था कि जो हंसना है या ज़्यादा खुशी है, ज़्यादा प्लेजर है वो दिल को मुर्दा कर देता है, हमारे दिल को कह लें कि एक तरह से मुर्दा कर देता है। जो ज़्यादा हंसना है वो रिलेट होता है हमारे पास प्लेजर के साथ कि जब हमें किसी चीज़ से प्लेजर मिलता है तभी हम कह लें कि उसे देख के हंसते हैं या उससे खुश होते हैं। तो जब हमारा ब्रेन जो है वो ज़्यादा कह लें कि हंसेगा या फिर हमारा ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होगा, ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ करेगा, तो उससे होता ये है कि हमारा जो डोपामिन का जो एक नॉर्मल थ्रेशोल्ड है उससे ज़्यादा हमें फिर डोपामिन अचीव करनी होती है उसी अमाउंट की हैप्पीनेस अचीव करने के लिए। तो ये एक फिर कांस्टेंट कह लें कि हमारा फिर बिहेवियर बन जाता है कि हमने फिर डोपामिन अचीव करने के लिए बार बार स्क्रॉलिंग करनी है, बार बार अपना वो डोपामिन जो टारगेट है, जो वो थ्रेशोल्ड जो इंक्रीज़ हो चुका है उसको अचीव करना है। और फिर जब हम वो डोपामिन को अचीव करने में ही लगे रहते हैं, स्क्रॉलिंग में ही लगे रहते हैं, कांस्टेंट प्लेजर को लेने में ही लगे रहते हैं, तो
हमारा जो थिंकिंग की पावर है, या जो हमारा, क्योंकि थिंकिंग जो है वो कह लें कि ताकत लेती है हमारी, सोचना ताकत लेता है हमारा, अपने आप को सवाल करना ताकत लेता है। तो जब हम नहीं सोचते, जब हम नहीं थिंक करते, जब हम अपने आप को तफक्कुर करने में टाइम नहीं लगाते, तो उस वजह से फिर हमारी जो इमोशनल सेंटर है, मतलब जो हमारा दिल है, वो वीक हो जाता है, और उससे हमारा दिल जो है वो मुर्दा हो जाता है। मतलब कि हमारा जो स्पिरिचुअल दिल है वो भी मुर्दा हो जाता है। तो इस तरह ये ब्रेन का प्लेजर सिस्टम जो है वो हमारी जो स्पिरिचुअल हार्ट है, जो उसको भी इफ़ेक्ट कर रहा होता है। और इसके पीछे क्या सिस्टम होता है, ये डोपामीन रिवार्ड एक्टिवेशन सिस्टम होता है, और ये इसको इस तरह इफ़ेक्ट करता है। उसके अलावा नेक्स्ट जो इमोशन हम ब्रेन से रिलेट करते हैं वो है फ़ियर। कि फ़ियर जो है वो ब्रेन में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है। मतलब फ़ियर की कंडीशन में ब्रेन जो है वो ज़्यादा नहीं सोच पाता। फ़ियर की कंडीशन में ब्रेन जो है वो अपने अंदर चीज़ों को विड विल्ड होल्ड करके रखता है। और फ़ियर की कंडीशन जो है वो ब्रेन के अंदर कंट्रैक्शन कॉज करवाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो हमारा कह लें कि सोचने की पावर है वो भी अफेक्ट होती है और कम होती है। उसके अलावा क्लासिकल अगर टर्म्स में देखा जाए तो इसको कहते ये हैं कि ये जो हीट है दरअसल ये अंदर की तरफ फिर मूव करती है, ये फिर बाहर की तरफ नहीं शो होती फ़ियर की कंडीशन में। क्योंकि फ़ियर की कंडीशन में हमें रिवार्ड जो है वो उसके बारे में कह लें कि मेन हमें इश्यूज होते हैं कि हमें हो सकता है ये काम करने से अवार्ड ना मिले या रिवार्ड ना मिले। तो उस वजह से फिर हमारे अंदर ये फ़ियर की कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस होती है, और उस वजह से ब्रेन जो है उसमें कंट्रैक्शन वाली हमें कंडीशन मिलती है। तो ओवरऑल अगर हम इसको समराइज़ करें तो हर इमोशन का हमारे जो अज़ाए रईसा है उस पर एक स्पेसिफिक एक्शन होता है। जैसे फ़ियर जो है ये एक इमोशन है, इसका हमारे अज़ाए रईसा ब्रेन पर एक एक्शन है, और वो क्या एक्शन है कि ये इसमें कंट्रैक्शन या इनकबास जो है वो प्रोड्यूस करवाती है। मतलब इसके एक्टिविटीज़ को सुप्रेस कर देती है, इसको कह लें कि इसकी एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर देती है। कि हम कह लेंगे इस तरह इसको रिलेट करते हैं। तो हर इमोशन हमारे हर अज़ाए रईसा के साथ रिलेटेड है, और मेन हमारे पास जो इमोशंस हैं उनमें 6 इमोशंस आ जाते हैं हमारे। ये था हमारे पास ऑर्गन्स और उनको हम किस तरह रिलेट करते हैं इमोशंस के साथ। लास्ट में हमारे पास आ जाता है रिटेंशन एंड एक्सक्रीशन। रिटेंशन हमारी बॉडी की होल्डिंग पावर को भी कहते हैं। किसी चीज़ को होल्ड करना अपने अंदर। उसके अलावा जो रिटेंशन है ये अगर बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में हो तो ये वेट को इंक्रीज़ कर सकती है, ये बॉडी के अंदर डिकम्पोजिशन अफूनत उसको फैला सकती है। उसके अलावा जो ब्लॉकेजेस हैं वो उसको भी कॉज करवा सकती है। जिस तरह जो ज़्यादा ओबीस पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हमें एथेरोस्क्लेरोसिस और हार्ट डिजीज़ मिल रही होती हैं, तो इस वजह से मिलती हैं क्योंकि उनकी बॉडी में रिटेंशन पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उस वजह से वो बॉडी में ब्लॉकेजेस कॉज करवाती है। उसके अलावा बॉडी में ये हैवीनेस भी कॉज करवाती है। और अगर एक्सक्रीटरी पावर को देखा जाए तो एक्सक्रीटरी पावर अगर हमारी बॉडी में नॉर्मल मौजूद है तो ये हमारी बॉडी में जो हम ग़िज़ा खाते हैं उसकी एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। उसके अलावा ग़िज़ा के अलावा भी हमारी बॉडी में कंपोनेंट्स होते हैं जो जिस तरह के सॉल्ट्स हैं, वाटर है, तो वो भी कह लें कि हमारे पसीने के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं, बाहर निकलते हैं, हमारे नेज़ल सिक्रीशंस के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो ये भी सारी एक्सक्रीटरी पाथवेज में आ जाते हैं। और अगर एक्सक्रीशन अपनी हद से ज़्यादा हो तो ये बॉडी में ड्राइनेस और कोल्डनेस कॉज करवाती है कि बॉडी के अंदर से ये जो रतूबत है उसको खारिज कर देती है, और ये ओवरऑल बॉडी का जो मिजाज बन जाता है अगर एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा हो तो वो ड्राई हो जाती है। उसके अलावा जो एक्सक्रीशन है
उसके अंदर कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं या इसको देखते हैं। उसमें हमारे पास क़ुव्वत हाज़िमा है, जितनी ज़्यादा हमारी एक्सक्रीशन बेटर है वो डिपेंड करती है हमारी क़ुव्वत हाज़िमा पर। अगर हमारे जो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उन्होंने सही तरीके से खाना हज़म नहीं किया तो उस वजह से क्या होगा कि सही हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे और सही अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो उस वजह से हमारी जो एक्सक्रीशन है वो इफ़ेक्ट होगी। उसके बाद क़ुव्वत मासिका है, क़ुव्वत दाफ़िया है। क़ुव्वत मासिका वो क़ुव्वत है जो चीज़ों को होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है। उसके बाद क़ुव्वत दाफ़िया जो चीज़ों को रिमूव करती है। उसके बाद हमारे पास ब्लॉकेजेस हैं, इंटेस्टाइन में कोई ब्लॉकेज वगैरह आ जाए या कोई थिक मैटर बन जाए, मतलब जो हमारे पास रतूबतें हैं वो थिक हो जाएं, जिसकी वजह से जब अगर कोई भी रतूबत बहुत ज़्यादा थिक हो जाए तो वो स्टैग्नेशन कॉज करने लग पड़ती है। वो फिर थिक ह्यूमर या थिक मैटर जो है फिर वो मूवेबल नहीं हो पाता। तो ये थिक मैटर का बन जाना या वैसे ही स्टैग्नेशन रुकावट का बायस किसी चीज़ का बन जाना, ये भी हमारे जो एक्सक्रीटरी फैक्टर्स हैं उनको इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। तो प्रॉपर रिटेंशन एंड एक्सक्रीशन जो है ये भी हमारी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और 6 एसेंशियल फैक्टर्स में हम ये जितने भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं इन सब को मद्देनज़र रख के असेस करते हैं अपने पेशेंट में कि जो भी अवामिल हमारे बॉडी के अंदर तामीर का काम कर रहे हैं या नॉर्मल क्या फंक्शनिंग के लिए जितने अवामिल हमारी बॉडी में ज़रूरी हैं, क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या वो हमारी बॉडी को सही तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें हम इसमें काउंट करते हैं। ये था हमारे पास 6 एसेंशियल फैक्टर्स के बारे में। लास्ट हमारे पास रह जाता है जो असबाब की कुछ टाइप्स रह गई थी। असबाब में हमारे पास लास्ट में रह जाता है असबाब मुमर्ज़ा। असबाब मुमर्ज़ा वो फैक्टर्स हैं जो डिज़ीज़ कॉज करवाते हैं। उसमें हमारे पास 3 उसकी टाइप्स आ जाती हैं। असबाब बादिया, असबाब बादिया वो कॉजेज़ हैं जो हमारे पास इफ़ेक्ट्स हैं या फिर जो इमोशंस हैं। तो ये इफ़ेक्ट्स और इमोशनल कॉजेज़ जो हैं जो डिज़ीज़ कॉज करवाते हैं वो असबाब बादिया में हम शामिल करते हैं। जैसे किसी भी चीज़ के अंदर गर्मी का बढ़ जाना, सर्दी का बढ़ जाना, तरी का बढ़ जाना, तो ये एक सिंगल कैफियत है जो हमारी बॉडी में डिज़ीज़ कॉज कर रही होती हैं। उसके बाद किसी एक इमोशन का बढ़ जाना, जैसे गुस्से का, खौफ का, डर का, तो ये सारी चीज़ें हम असबाब बादिया में शामिल करते हैं। उसके बाद हमारे पास है असबाब साबिका, जिसे हम प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स भी बोलते हैं किसी भी डिज़ीज़ की। जैसे मिसाल के तौर पे डायबिटीज़ ही अगर हम मिसाल ले लें तो डायबिटीज़ जो है वो एक दिन में नहीं बन जाती, उसके पीछे असबाब साबिका मौजूद होते हैं। मतलब पेशेंट का पूरा एक लाइफस्टाइल मौजूद होता है, उसकी एक्सेसिव शुगरी फूड खाना, उसका वर्कआउट ना करना, उसका एक्सेसिव रेस्ट करना, ये सारे हमारे पास असबाब साबिका में आते हैं जो इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जो बिल्डअप होकर एंड में असबाब फ़ाइला बनते हैं। और असबाब फ़ाइला हमारे पास कह लें कि एक्चुअल कॉज होते हैं किसी भी डिज़ीज़ के। जैसे हमारे पास असबाब फ़ाइला अगर देखें तो इसमें हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस असबाब फ़ाइला में शामिल हो जाता है, जबकि असबाब साबिका में उसका पूरा जो लाइफस्टाइल का पैटर्न है वो शामिल हो जाता है। तो इस तरह हम इसको असबाब वाइज जो है वो स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आ जाता है असबाब जुज़विया, जिसके अंदर हम जितने भी हमने पीछे वो पढ़े थे सूए मिजाज, सूए तरकीब, तफरुक इत्तिसाल, ये सारी चीज़ें जो हैं हम असबाब जुज़वी जो हैं उनके अंदर शामिल करते हैं कि ये वो चीज़ें हैं जो दरअसल असबाब मुमर्ज़ा जो हैं वो काज करवा रही होती हैं, उनको डेवलप कर रही होती हैं। तो ये था आज के हमारे इस लेक्चर में, जिसमें हमने ये 3 फैक्टर्स जो हैं 4 फैक्टर्स वो पढ़े और जो असबाब की टाइप्स रह गई थी उनको डिस्कस किया। बाकी आज के लेक्चर में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप डिस्कस अभी कर सकते हैं। कैन यू रिपीट द इमोशनल? जी मैंने इसमें लिखा हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं। इमोशंस ऑर्गन के साथ
आज के लेक्चर की समझ आ गई है? क्लास में आप लोग मौजूद हैं? चलें ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। सुबह सुबह का लेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास टेम्परामेंट स्टार्ट हो चुका है। मैं इंशाल्लाह ग्रुप में भी मैसेज कर दूंगा इस बारे में। अब हमारी जो डायग्नोसिस के बारे में चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो हम इंशाल्लाह अब से स्टार्ट करने लगे हैं। उसमें हमारे पास टेम्परामेंट, पल्स, यूरिन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।